आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टारगेट टाइम में। आज का हमारा टॉपिक मानक समय और समय कटिबंध है। इससे पहले हम पृथ्वी के कुछ बेसिक पॉइंट के बारे में चर्चा करेंगे। भू-आव किसे कहते हैं? पृथ्वी की जो वास्तविक आकार होता है उसे ही हम भू-आव कहते हैं। भू-आव का मतलब होता है पृथ्वी के समान आकार, यानी पृथ्वी के जैसा ही आकार को भू-आव बोलते हैं, जो पृथ्वी का वास्तविक आकार होता है। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप होती है। पृथ्वी पर किसी स्थान की वास्तविक स्थिति का निर्धारण एक काल्पनिक रेखा के द्वारा होता है। वो काल्पनिक रेखा अक्षांश और देशांतर होती है। विषुवत या भूमध्य रेखा एक ऐसी काल्पनिक रेखा है। भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा भी बोलते हैं। तो भूमध्य रेखा या विषुवत जो होता है वह एक ऐसी काल्पनिक रेखा होती है जो ध्रुवों से बराबर दूरी पर होती है। यही रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में काटती है। यानी भूमध्य रेखा ही पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, मकर रेखा और कर्क रेखा में। यदि भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण जाते हैं तो अक्षांश रेखाओं की लंबाई घटती है। यानी भूमध्य रेखा से यदि आप उत्तर जाएंगे तो कर्क रेखा जैसे जैसे आगे बढ़ेगी ध्रुवों की ओर, तब अक्षांश रेखाओं का जो लंबाई है वो घटती जाएगी और एक ऐसा पॉइंट होगा कि वो जीरो हो जाएगी। सेम उसी तरह यदि भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा से जब दक्षिण की ओर यानी मकर रेखा की तरफ जाएंगे और मकर रेखा ध्रुवों की ओर जैसे आगे बढ़ेगी तो उसकी लंबाई घटती चली जाएगी और उस पोल या ध्रुव पर जाके वो जीरो हो जाएगी, एक पॉइंट के रूप में हो जाएगी। यानी जब भूमध्य रेखा के जब उत्तर में ऊपर जाएंगे, कर्क रेखा के आगे बढ़ते बढ़ते वो ध्रुवों पर यानी पॉइंट पर वो जीरो हो जाएगा। उस साइड में वह आर्कटिक रेखा भी पड़ेगा और भूमध्य रेखा से नीचे आएंगे दक्षिण की तरफ, मकर की तरफ, और मकर जैसे जैसे ध्रुवों की ओर आगे बढ़ेगा वो अटलांटिक रेखा की तरफ होगा। यानी भूमध्य रेखा दो भागों में बट जाती है, एक कर्क और एक मकर। कर्क जो होता है उत्तर के साइड में होता है जिसे उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं, और भूमध्य रेखा के दक्षिण में दक्षिण गोलार्ध होता है जिसे मकर रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा 0 डिग्री होता है। भूमध्य रेखा को 0 डिग्री पर से दर्शाया जाता है। अब इसके आगे मानक समय और समय कटिबंध बताएंगे। मानक समय कोई भी देश अपना एक मानक समय रखता है, बनाता है, और उसी से उस देश का समय निर्धारित होता है। प्रत्येक जो देश है अपना अपना मानक समय बनाए हैं। एक स्थान उस मानक समय के लिए निर्धारित किया जाता है। जैसे भारत में इलाहाबाद नैनी में यह भारत का मानक समय निर्धारित किया गया है। इलाहाबाद को अब प्रयागराज भी कहा जा रहा है, यानी इलाहाबाद का नाम
प्रयागराज हो गया है, यानी प्रयागराज के नैनी में भारत का मानक समय निर्धारित किया गया है। वहीं से भारत में कोई भी समय निर्धारित किया जाता है। और समय कटिबंध ये होता है कि ऋतुओं का किस समय आना है और किस समय जाना है, वो टाइम फिक्स होता है, उसी को समय कटिबंध बोलते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं मानक समय और समय कटिबंध। हमारे देश के सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी सीमा के बीच लगभग 29 डिग्री का देशांतरीय विस्तार होता है। अतः दोनों स्थानों के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतराल होता है। प्रत्येक देश की एक मानक या केंद्रीय समय रेखा होती है। इसी मानक या केंद्रीय समय रेखा को मध्याह्न रेखा या मानक मध्याह्न रेखा भी कहते हैं। हमारे देश में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को मानक मध्याह्न रेखा माना गया है। यानी भारत देश की जो मानक मध्याह्न रेखा है उसे 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से माना गया है। इसी रेखा को स्थानीय समय को भारत मानक समय कहते हैं। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मानक समय से 5.5 घंटा आगे रहता है। अर्थात ग्रीनविच रेखा पर यदि 12 बज रहे होते हैं तो भारत की उस समय घड़ी शाम के 5.5 घंटे का समय दिखाएगी। पूरे विश्व को मानक समय के आधार पर समय कटिबंधों में बांटा गया है। संपूर्ण विश्व को 30 मिनट की समय अवधि अथवा 7.5 डिग्री देशांतरीय विस्तार के आधार पर समय कटिबंध को बांटा जाता है। अतः कोई भी देश 30 मिनट के गुणक के अंतराल पर ही अपना मानक समय निर्धारित करता है। चाहे वो भारत हो, पाक हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे कनाडा हो, चाहे अमेरिका, हर एक देश 30 मिनट के गुणक पर ही अपना समय का निर्धारण करते हैं। जैसे भारत और जो श्रीलंका है, ग्रीनविच का जो रेखा है, समय रेखा, उससे 5.5 घंटे आगे है। वही पाकिस्तान 5 घंटे आगे है। बांग्लादेश 6 घंटे आगे है। कनाडा में 6 मानक समय कटिबंध को बनाया गया है। पृथ्वी यानी ग्लोब, पृथ्वी पर जो वृत्त दिन तथा रात को निर्धारित करती है उसे वृत्त या प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। पृथ्वी के अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी होने के कारण वर्ष भर सूर्य कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य गति करता प्रतीत होता है। अर्थात 6 माह उत्तरी गोलार्ध में और 6 माह दक्षिणी गोलार्ध में अधिक सूर्य ताप प्रदान करता है। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा पड़ता है। इस स्थिति में सूर्य का उत्तरायण होना या ग्रीष्म संक्रांति कहते हैं। इसी समय कर्क रेखा पर सर्वाधिक सूर्य ताप होता है। उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक वृत्त के उत्तर पूरे भाग में दिन होता है। जब सूर्य का उत्तरायण होता है 21 जून को, तो वो ग्रीष्म संक्रांति शुरू होती है। उस समय कर्क रेखा पर सर्वाधिक सूर्य ताप की प्राप्ति भी हो जाती है, जो उत्तरी गोलार्ध यानी आर्कटिक वृत्त के उत्तर में पूरे भूभाग में दिन होता है। ठीक इसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिक वृत्त के दक्षिण में पूरे भाग में रात होती है तथा इस समय उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु का आगमन होता है
तथा दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु का आगमन हो जाता है। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकता है। इस स्थिति में सूर्य का दक्षिणायन होना या मकर संक्रांति या शीत संक्रांति कहते हैं। यानी 24 दिसंबर को जब सूर्य मकर रेखा पर सीधा पड़ जाता है तो उस समय सूर्य का दक्षिणायन मतलब दक्षिण होने लगता है सूर्य, या मकर संक्रांति स्टार्ट हो जाती है या शीत संक्रांति स्टार्ट हो जाती है। इस समय मकर रेखा पर सर्वाधिक सूर्य ताप प्राप्त हो जाता है, इसलिए दक्षिण गोलार्ध में अंटार्कटिक वृत्त के दक्षिण के पूरे भूभाग पर दिन होने लगता है और उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक वृत्त के उत्तर पूरे भूभाग में रात होने लगती है। तब इस समय उत्तरी गोलार्ध शीत ऋतु के आगमन में हो जाते हैं तथा दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु का आगमन हो जाता है। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है, इसलिए पृथ्वी पर उस दिन और रात 12-12 घंटे के होते हैं। विषुवत वृत्त पर सर्वाधिक ताप होता है, इस तिथि को विषु कहते हैं। 21 मार्च को बसंत ऋतु होता है, जिससे उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु एवं दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु हो जाती है। ठीक इसी प्रकार 23 सितंबर को शिशिर विषुव होता है, जिससे उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु का आगमन तथा दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु का आगमन होने लगता है। जैसे जैसे उत्तर की ओर बढ़ते हैं, दिन की अवधि लंबी एवं रातें छोटी होने लगती है। 21 जून को दिन छोटी अवधि का होता है। जैसे दक्षिण की ओर बढ़ते हैं तो दिन की अवधि छोटी एवं रात लंबी होने लगती है। वही 22 दिसंबर को दिन लंबी अवधि का हो जाता है। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है, इसी को हम उपसौर बोलते हैं, तथा 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य के सबसे सर्वाधिक दूर हो जाती है, इसको हम अपसौर कहते हैं। यानी 3 जनवरी को जब सूर्य की वो किरणें सर्वाधिक नज़दीक पड़ती है पृथ्वी के, तो वहाँ उपसौर उसको बोलेंगे। और पृथ्वी से सूर्य की किरणें बहुत दूर हो जाती है, वहाँ अपसौर हो जाता है, वो 4 जुलाई को